हेलो, नमस्ते। मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है और मैं जब जेएनवी अमरेली से हूँ। जेएनवी अमरेली में जेएसए के रूप में कार्यरत हूँ और मैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अ, मैं बहुत सारे समस्याओं से जूझता रहा हूँ अपने जेएनवीज़ में। तो मैं जितने भी जेएसएज़ हैं अलग अलग रीजन के अलग अलग स्कूल्स के, तो उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी समस्याएं एक बार हम लोग कोई एक टाइम डिसाइड करते हैं, आने वाले संडे का ही करते हैं, ताकि हम लोग सारी समस्याएं एक जगह रखें, पुट ऑन करें और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करें कमिश्नर तक, और समिति उस पर विचार कर पाए, हेडक्वार्टर उस पर विचार कर पाए। मेरा बातचीत हुआ है अभी कुछ देर पहले जो जनरल सेक्रेटरी हैं नवोदय विद्यालय, ऑल नवोदय विद्यालय संगठन स्टाफ एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला कि आप अपने जितने भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी कंप्लेंट हैं, जितने भी आप सुधार चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उसको आप एक अच्छे से एक फॉर्मेट में तैयार करके एक वर्ड में बना करके आप मेरे को सेंड करो, और मैं उस पे कार्रवाई करूँगा और उसको पुट ऑन करूँगा कमिश्नर तक भी, कमिश्नर के सामने मैं पुट ऑन करूँगा। और उन लोगों की बात वाकई में जो ऑल नवोदय विद्यालय संगठन स्टाफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी होते हैं, वो लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं और उनकी बात वाकई में सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कुछ निगेटिव नहीं सोचना है। आप लोग को अपने अपने जगहों पे जितनी भी समस्याएं हैं सबको आप रखिए, पुट ऑन कीजिए। और मुझे मत भेजना, ग्रुप में भेजो, और ताकि उसको मैं अच्छे से एक जगह कंसोलिडेटेड डाटा के रूप में बना करके उनको फिर फॉरवर्ड कर पाऊँ। मुझे जहाँ तक कि लगा 12-13, वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन 12-13 ऐसी समस्याएं हैं जो मैं ऊपर ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि पहली समस्या तो ये है, जैसे कि पे लेवल ऑफ जेएसए एंड वर्क प्रेशर। हम लोग पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। वर्क प्रेशर के अलावा मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी एम्प्लॉय हैं, उनके 5 डेज़ वर्किंग रहती है। हम लोग को 7 × 24 आवर्स ऐसे है। और पे लेवल भी बहुत कम है। लेवल 2 25,000 26,000 की सैलरी में आज के समय में क्या होने वाला है? हमसे ज़्यादा तो अमेजोन में काम करने वाला लड़का जो है वो 32,000 की सैलरी कमा रहा है, जो सच्चाई है। दूसरी समस्या है मुझे ये लगी कि नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ इन जेएनवी, स्पेशली इन पुणे रीजन एंड शिलोंग रीजन एंड समटाइम्स इन हैदराबाद रीजन बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसका क्या वजह क्या है? इसको फाइंड आउट कीजिए, इसको रूल आउट कीजिए, उसका उस पे काम कीजिए ये। और तीसरी समस्या है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का। जैसे कि इसको नॉन टीचिंग स्टाफ सबसे कम होने का वजह मुझे ये लगता है, जैसे कि ट्रांसफ़र में क्या है ना, कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम लोग का नहीं है। दूसरे जगह रेलवे में है, बैंकिंग में है, हर एक जगह है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हम लोग का म्यूचुअल फंड, चूँकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को बंद कर दिया गया। नहीं बंद करना चाहिए था, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, बेवकूफ़ी थी आपकी, मैं तो सरासर बोलूँगा, आई एम सॉरी। रैंक वाइज हम लोग का वो पोस्टिंग नहीं दिया गया है। पोस्टिंग हम लोग का, जैसे कि अब मेरा रैंक बहुत अच्छा था, मैं बिहार से हूँ, बिहार में दे देते तो मैं टिक पाता। अब मैं अच्छा लड़का हूँ, कोई मैं ही नहीं, कोई भी लड़का है जो अच्छा लड़का है, उसको अगर सौराष्ट्र के क्षेत्र में अगर आप पोस्टिंग देंगे तो वो कहाँ से टिकेगा? तैयारी करके साल भर के अंदर दूसरा नौकरी लेकर के निकल लेगा। उसमें किसका नुकसान है? नवोदय विद्यालय का समिति का नुकसान है। एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में कितने पैसे लगते हैं, कितने आदमी लगते हैं, कितने रिसोर्स लगते हैं, कितना समय बर्बाद होता है? किसका नुकसान है वो आखिरकार? और एक साल 2-2 साल का टाइम लगता है, और फिर आप फाइनली जैसे अपॉइंट करते हैं और जैसे आपकी नौकरी छोड़ कर जा रहा है, लात मार के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। ये तो नीतिगत समस्याएं हैं, आपकी प्रॉब्लम है, तो उसको आप सुलझाना चाहिए था। पोस्टिंग इस तरह से नहीं देना चाहिए था। रैंक जितना, जिसका जैसा रैंक आया उसको, उससे आप चॉइस मांग लो और चॉइस के हिसाब से उसको पोस्टिंग दे दो, तो फिर वो इस तरह की समस्या ही ना। मेरी अगर पोस्टिंग गुजरात में ना होकर नॉर्थ ईस्ट में दे देता ना, तो वो मेरे लिए बेहतर था भाई। झारखंड में दे देता, जहाँ कोई काम नहीं करना चाहता। सिक्किम में दे देता, वो मेरे लिए बेहतर था। यहाँ क्यों पटक कर रखा है? वहाँ भी जगह खाली है, जबकि वहाँ मुझे नहीं दिया। तीसरी और चौथी और सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि मेस में टीचिंग स्टाफ को अलाउड है, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को अलाउड नहीं है। मेस में अलाउड होना चाहिए। लैपटॉप अलाउंस हम लोग को मिलना चाहिए, टेलीफोन अलाउंस मिलना चाहिए। हम लोग घर आते हैं, इसके बावजूद भी काम करते रहते हैं। कोई काम रहता है, रीजनल ऑफिस को डाटा भेजना होता है या फिर हेडक्वार्टर को डाटा भेजना होता है, तो विदिन वर्किंग आवर काम नहीं पूरा हो पाता है, तो घर पे आके काम करते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपना पर्सनल लैपटॉप यूज करना पड़ता है।
कितने सारे पेरेंट्स को फ़ोन करना पड़ता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि पर्सनल फ़ोन से फ़ोन करके उनको उनको उन समस्याओं से निकालना होता है या फिर उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो हम लोग का जीएसए का जो है ना रोल है ना, काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है। तो फ़ोन हम लोग का इतना बिजी रहता है, अपने फैमिली वालों से कम, अपने परिवार वालों से कम, अपने रिलेटिव से कम, अपने खुद के लिए कम करता हूँ और ज़्यादा यूज़ करता हूँ विद्यालय के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें फ़ोन अलाउंस मिलना चाहिए, लैपटॉप अलाउंस मिलना चाहिए। इनफैक्ट तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा जैसे कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, वहाँ पे जो भी लैपटॉप पे वर्क करते हैं उनको लैपटॉप अलाउंस मिलता है, पर ईयर मिलता है। हम लोग को भी मिलना चाहिए। और भी कहीं भी आप चले जाओ, हर एक जगह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी लैपटॉप अलाउंस मिलता है, तो हम लोग को भी लैपटॉप अलाउंस मिलना चाहिए। मेस में तो अलाउड करना ही करना चाहिए। मेस में अलाउड ना करने से क्या होता है कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो अपने पावर को मिसयूज़ करने के लिए, अब्यूज़ करने के लिए क्या करते हैं कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, जो मेस में खाना खाने जाते हैं, उनको उनसे आप पैसा वसूलना शुरू कर देते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप पैसे दो तभी आप मेस में अलाउड होगे, तभी आप मेस में जाओगे। तो फिर बेचारों को, अब कोई लड़का है, नॉर्थ का लड़का है, यूपी का है लड़का, और उसका आप पोस्टिंग दे रहे हो हैदराबाद रीजन में, और वहाँ पे आपके साथ भेदभाव हो रहा है, वहाँ पे आपके साथ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि आप खाना नहीं बना पा रहे हो, वहाँ पे आप सिंगल हो, तो आप इतना इतना छूट होता है, बिल्कुल छूट होता है, हर एक जगह छूट होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, मैं एग्जांपल लेकर के, नाम लेकर के बोल सकता हूँ, लेकिन चूँकि उनकी बदनामी हो जाएगी इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा। कोई एक XYZ प्रिंसिपल थे परभनी में, JNV परभनी में, वो इस तरह का हरकत कर चुके हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत जगह ऐसा होता है, हर एक जगह की हर एक तरह की समस्याएं हैं। और पाँचवा सबसे बड़ा समस्या ये है कि प्रमोशनल एस्पेक्ट इंक्रीज होना चाहिए JSA का। अगर आप उसको लेवल 2 में ही ज़िंदगी भर रख दोगे तो वो कभी नहीं रहना चाहेगा। वो रिटायर करते करते लेवल 6 का वो OS बन के वो रिटायर नहीं करना चाहेगा। उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि कम से कम JSA का ये होना चाहिए कि जॉइंट कमिश्नर बन रहा है, कोई एक टीचर बन रहा है, TGT, वही PGT बन रहा है, वही फिर PGT से वाइस प्रिंसिपल बन रहा है, वही प्रिंसिपल बन रहा है, फिर प्रिंसिपल से बन जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर बन जा रहा है, फिर जॉइंट कमिश्नर बन रहा है। अगर वो लोग वहाँ तक जा सकते हैं तो नॉन टीचिंग स्टाफ क्यों नहीं जा सकते भाई? उसमें ऐसा क्या कमी है? उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है क्या? उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट बढ़ाना पड़ेगा आपको। छठा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा समस्या यह है कि इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट में एक ही आदमी को एक ही पोस्ट पे, एक ही डेजिग्नेशन वाले आदमी को सैंक्शन अथॉरिटी, ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट अथॉरिटी एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का चार्ज एक ही आदमी को नहीं दिया गया है। लेकिन नवोदय विद्यालय में ऐसा नहीं है। जो JNV के जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं को तीनों पावर दिया गया है। इससे वो अपने पावर को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर एक प्रिंसिपल को एक कलम खरीदना है, एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ, एक कलम खरीदना है तो वो एक कलम अगर 10 रुपये की है तो वो सैंक्शन करेंगे कि नहीं ये भाई 11 रुपये की आएगी, 11 रुपये वाली पेन लेंगे। और जैम पे ऑर्डर कर दिया और स्पेसिफिकेशन इस तरह से डालेंगे, जैम का उनका जो चहेता सेलर है, चहेता जो सप्लायर है, वो आएगा और उसको 11 रुपये में दे दिया वो कलम। 1 रुपया का घोटाला हुआ ना। और ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर वही है तो पैसा भी वही दे देगा भाई। 10 रुपये की पेन है, 11 रुपये में खरीद रहा है, चूँकि जेम से खरीद रहे हो तो अकाउंट ऑफिसर भी आएगा वहाँ पे, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा और दे दिया उसको 11 रुपये में। और तो और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी वही है। अगर आप RTI लगा करके डालो कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने 10 रुपये की पेन 11 रुपये में कैसे खरीदा, तो वो अपना मैनिपुलेट करके वो जवाब भी वही दे देगा। तो ये आप खुद सोचिए, ये किस तरह की गोरख धंधा चल रहा है यहाँ पे। और सातवां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है JSA को आप ऐसा बातचीत चला कि JSA का लेवल हर एक जगह पूरा इंडिया में किसी भी डिपार्टमेंट में चल जाओ लेवल 2 का ही है। भाई इतना वर्क प्रेशर है ना, JSA का नाम हटा करके असिस्टेंट कर दो, वो अपने आप लेवल 4 हो जाएगा। कोई आपको लगता है JSA का काम अभी जो कर रहा है वो 10+2 करके कोई करेगा? कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी वो उतना काम कर पाएगा। तो उसका लेवल 4 होना चाहिए। और उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट जैसे कि SSA का नाम चेंज करके अकाउंटेंट कर दीजिए, उसका लेवल 7 कीजिए कम से कम। OS का लेवल 10 कीजिए या लेवल 8 कीजिए, कम से कम लेवल 10 कीजिए। अगर नहीं 10 कीजिएगा वो बेचारा बूढ़ा हो जाता है काम करते करते। 2 बेटी पैदा हो गई, दहेज दे के मर जाएगा आदमी, एक 4 व्हीलर नहीं खरीद पाता है। आपके लिए पूरे JNV के लिए ज़िंदगी भर काम कर रहा है, वो लेवल 6 पे उसको मार दे रहे हैं। कोई आ रहा है TGT बन करके उसको लेवल 7 दे रहा है।
तो ये इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सामने दिखता है। और 8वां प्रॉब्लम है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हर एक नवोदय विद्यालय में होना चाहिए। एक नया पोस्ट क्रिएट कीजिए, एक सेंशन कीजिए, जैसे कि SIS हो गया, UDIS हो गया, UDIS प्लस हो गया, PIS हो गया, गूगल शीट हो गया, इस तरह का फिर गूगल शीट भरने के लिए इस तरह के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए। 9वां सबसे बड़ा समस्या है कि अननेसेसरी ओकेजन नहीं होना चाहिए। जैसे आप प्रिंसिपल हैं, वो अपना पॉलिटिकल प्रभाव बनाने के लिए, अपना व्यवहार बनाने के लिए, या फिर और तरह की एक होता है ना कि पाप में अपना नाम डालने के लिए, PAP में अपना बढ़ाने के लिए कि भाई चलो कभी किसी ज़माने में कोई नवोदय विद्यालय में कोई जॉइंट कमिश्नर रहे हैं, रिटायर कर चुके हैं, उनको पकड़ के ले आया, उनको खाना पीना खिलाया, एकदम ओकेजन बना दिया, एकदम से MP को बुला लिया, MLA को बुला लिया, NCC का कोई ब्रिगेडियर है उसको उठा के ले आया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो पैसा तो बर्बाद होता ही है, अब जो ऑडिट आएगा, ऑडिट में भी वो पकड़ने नहीं आता है, क्योंकि ये सब चीज़ ऐसा चीज़ है ना कि ऑडिट वाले भी आते हैं तो कम से कम 30,000 40,000 खर्चा होता है ऑडिट वालों के पीछे। तो ऑडिट वाले भी इन चीज़ों को समझते हैं, तो वो लोग खुद उंगली नहीं उठाते हैं इस पर। तो इस तरह की अननेसेसरी ओकेजन नहीं होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं पढ़ाई बर्बाद होता है, अब मानो या ना मानो। 10वां सबसे बड़ा समस्या है स्टाफ जो भी हो, नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ 80% से कम नहीं होना चाहिए। या फिर आप कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया सेट करो कि उतना 80% या 85% या 90% उससे कम नहीं होना चाहिए। उस कम होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस पर विद्यालय के फंक्शनिंग पे सिस्टमेटिक ढंग से चल नहीं पाता है, और उसके स्टूडेंट के पढ़ाई पे प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में ले लो, JNV परभनी में पिछले 9 महीने में आप हिस्ट्री उल्टा के देख लो, 4 प्रिंसिपल बदले जा चुके हैं, 4 नहीं तो कम से कम 3 तो ज़रूर बदले जा चुके हैं। क्या हुआ है, क्या प्रिंसिपल के बदलने से वहाँ के स्टूडेंट के पढ़ाई लिखाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा? आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं क्या? कोई एज्यूम ऐसा नहीं कर सकता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेडक्वार्टर है, नवोदय विद्यालय का हेडक्वार्टर है, वो उन्होंने एक फिक्स क्राइटेरिया बना रखा है कि रिजल्ट कम से कम मिनिमम 100% होना चाहिए CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ जितना भी पुणे रीजन में है, कोई भी स्कूल उठा के देख लो, बहुत कम ऐसा स्कूल मिलेंगे, 20% या 30% मिलेंगे जिसमें 50% से ज़्यादा टीचर हैं। सारे के सारे स्कूल नॉन कॉन्ट्रैक्ट के टीचरों के भरोसे चल रहे हैं भाई। कॉन्ट्रैक्ट टीचर पे आप चला रहे हैं स्कूल, आप बोल रहे हैं कि 100% रिजल्ट, ये कहाँ से संभव है? तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। 11वां और सबसे बड़ा समस्या है कि ग्रुप D के स्टाफ भी स्टाफ ही होता है भाई। उसको क्वार्टर टाइप 1 दे रहे हैं, एक रूम है, वो कहाँ से एडजस्ट कर पाएगा? खास करके ग्रुप D वालों को तो और ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उसको तो कम से कम हम लोग को नियम बनाना पड़ेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन विंग है उन पर नियम बनाना पड़ेगा कि कम से कम 2 BHK का फ्लैट होना चाहिए, कम से कम 2 BHK का फ्लैट होना चाहिए। और 12वां और सबसे बड़ा सुझाव ये मैं देना चाहूँगा, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर एकेड के होते हैं, एडमिन के होते हैं, फाइनेंस के भी होते हैं, उसी तरह से लीगल का भी होना चाहिए। लीगल का भी एक अलग से असिस्टेंट कमिश्नर होना चाहिए, वो ताकि जितने भी कंप्लेंट हैं वो तेज़ी से जल्दी डिस्पोज हो पाएँ। अगर कोई कंप्लेंट किसी के तरह की समस्याएं हैं, जो देखो, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ऐसा है ना, सोने की दीवार से बनी हुई जेल टाइप में है, वो एक अलग ही दुनिया है। वहाँ पे आपका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप 2 मिनट के लिए मान लो कि प्रिंसिपल से ही मनमुटाव हो गया, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप सांस नहीं ले पाओगे उस जगह पे, आप सुसाइड कर लोगे, लेकिन वो भी कभी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि आपने प्रिंसिपल की वजह से भाई सुसाइड किया। और प्रिंसिपल मेंटली टॉर्चर कर रहा है वो अलग से, आपको काम नहीं करने देगा। 4 आदमी के फीमेल स्टाफ के सामने में जलील करेगा, मेल स्टाफ के सामने में जलील करेगा, 4 आदमी के सामने में बैठा करके डांटेगा, बोलेगा कि केस करवा देंगे, ये करवा देंगे। कुछ भी होगा, थोड़ा गलती हो गई होगा समझाने के बजाय, कोई थोड़ा अगर गलती हो गया आपको समझाने के बजाय, वो पता चलेगा कि केस करवाने की धमकी दे रहा है, उल्टा सीधा बक रहा है। एकदम 10 तरह की समस्याएं हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो एक लीगल एक अलग से वो होना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर के पास, जिनके पास इस तरह की समस्याएं जाए और वो उनको डिस्पोज करें या फिर उनके अगर वो उस पर किसी तरह का कार्रवाई करना है या फिर इंटरनल कमेटी बनानी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनानी है, तो आप उस पर बनाइए। यहाँ पर तो हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड यहाँ पे CCI रूल का उल्लंघन होता है। कितने सारे सेक्सुअल एब्यूजेज होते हैं, कितने सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस होते हैं, जिसको महिला अधिकारी ही दबा देती है। रीजनल ऑफिस की महिला अधिकारी दबाती है, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की महिला अधिकारी दबाती है भाई। तो क्या कहना, तो इसका एक अलग से सेक्शन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में उसको मिला के नहीं रखना चाहिए।
और जिस तरह लीगल का होना ही चाहिए, इस तरह से कंस्ट्रक्शन का भी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे नवोदय विद्यालय हैं जहाँ पे पीने के पानी की समस्या है। JNV द्वारका देख लो, बीड देख लो, बहुत जगह है। तो उस तरह की पानी के पीने की जो पानी की समस्या है वो दूर होना चाहिए, नहाने के पानी के पीने की समस्याएँ दूर होनी चाहिए। फिर तो और स्टाफ को क्वार्टर है उसका समस्या दूर होना चाहिए। आप CPDW के पास जाओगे, वो एकदम से 1 लाख का काम रहेगा और सीधे 4 लाख मांगना शुरू कर देंगे। तो ऐसा थोड़े ना होता है भाई, उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसका भी एक तरीका होता है। अभी मैं गया था एनालय गोवा, 4 करोड़ में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेनोवेशन करवाया है। कौन सा ऐसा रेनोवेशन करवाया जो 4 करोड़ में हुआ है? CPWD ने किया है, साउथ गोवा का ही था शायद शायद बताओ। 1 करोड़ मेरे को, तो भाई मैं उसमें भी पैसे बचा लूँगा, मज़दूरों को भी अच्छे खासे पैसे दूँगा, उसमें भी पैसे बचा लूँगा। तो इस तरह की समस्याएँ अगर आपके पास हैं तो आप वर्ड में बना करके ग्रुप में ही डाल दो। मैं वहाँ से उठा करके उसको एक अच्छे से कंसोलिडेटेड डाटा में बना करके जनरल सेक्रेटरी के पास भी भेजूँगा, प्रेसिडेंट के भी पास भेजूँगा। वो लोग काफ़ी पावरफुल हैं, उनकी बात सुनी जाती है, ऐसा नहीं है वो मामूली लोग नहीं हैं, उनकी एक कमिटी भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देंगे, और संडे को ज़रूर आप संडे तक आप ज़रूर दे दो। ऐसा भी हो सकता है कि संडे को मैं वॉइस चैट डालूँ। देखो भाई, ऐसा कोई क्रिटिसाइज़ मत करना मेरा, है ना, माखौल मत उड़ाना मेरा, कि मैं एक छोटा सा इनिशिएट किया हूँ। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा सहयोग ज़रूरी है ना। अगर होते हैं ना कुछ लोग टांग लेग पुलिंग करने वाले, टांग खींचने वाले, तो प्लीज़ यार अगर ऐसा करना होगा तो या तो तुम जवाब ही मत दो, अगर करना है तो तुम जवाब ही मत दो, तेरे से तो मैं मांग ही नहीं रहा। जो लोग भी इच्छुक हैं आप डालिए वर्ड में बना करके आप, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में डालना, क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन है, और नॉर्थ इंडियन ही है, और हिंदी में राजभाषा भी है। दूसरा चीज़ है, तीसरा चीज़ की काफ़ी इफेक्टिव होता है। हिंदी को इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं, अगर वैसा ज़रूरत पड़ेगा तो कर लेंगे, लेकिन हिंदी में आप बना करके दो, अच्छा रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ज़रूर देना।